आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। तो सीमा पर चीन अपनी हरकतों से एक बार फिर से बाज नहीं आ रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में LAC पर पिछले कुछ महीनों से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। तवांग में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। इसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। इसके बाद 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने तवांग के यांगत्से में भारतीय पोस्ट को हटाकर भारतीय इलाके में अतिक्रमण की कोशिश भी की, लेकिन इस बार भी उन्हें करारा जवाब मिला। भारतीय सैनिकों की बहादुरी के आगे चीनी सैनिक पस्त नजर आए और अपने पोस्ट पर वापस लौट गए। आइए जानते तवांग में क्या क्या हुआ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर संसद में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग पर अड़ गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने सीमा पर हालात की जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने PLA को मुंह तोड़ जवाब दिया और अतिक्रमण से रोक दिया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि तवांग में हुई घटना में भारत और चीन के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारतीय सैन्य कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप के कारण चीनी सैनिक अपने स्थान पर पीछे हट गए। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। उधर विपक्ष का कहना है कि तवांग में 9 दिसंबर की घटना की जानकारी सरकार ने नहीं दी। विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सरकार हमने चाइना के मुद्दा उठाया। सरकार ने ये स्वीकार किया, आज डिफेंस मिनिस्टर में ये स्वीकार किया कि 9 तारीख को चाइनीज आर्मी ने दखलदारी देने के लिए कोशिश किया था। ये 9 तारीख को हुआ। सरकार को ये संसद को पहले ही बताना चाहिए था। मुद्दा हम लोग जब उठाए तभी बताया। जो हमारे सेना के हम लोग तारीफ करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन सरकार का नियत पर, सरकार का जो कार्यप्रणाली उस पर हमारा प्रश्न है, सवाल है। सरकार अच्छी ढंग से नहीं काम कर रहा है। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चीन पर कांग्रेस का दोहरा रवैया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसे लिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई। इस घटना पर रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और पाकिस्तान का मोटिव भारत को इंगेज करना है, ताकि भारत का ध्यान पाक और चीन सीमा पर सेना की तैनाती पर लगा रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के ग्रोथ रेट और आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने से चीन और पाकिस्तान परेशान है। मोटिव है वो ऐसा लगता है कि भारत को इंगेज करूं, ताकि बड़ी संख्या में आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो चाइनीज़ बॉर्डर पे और फिर इधर पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर, ताकि बेसिक जो उनकी नीति है वो ये देखने की कोशिश इस बात की है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के ना इमर्ज होने पाए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से सटे बॉर्डर पर 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सोचे समझे साजिश के तहत चीनी सैनिक यांगसे इलाके में भारतीय पोस्ट को हटाने पहुंचे थे। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया।
सूत्रों के मुताबिक झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हो गया। गाना आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म के बहिष्कार की मांग भी उठने लग गई। गाने में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बीच केमिस्ट्री दिखाई गई है और एक जगह दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। संत समाज इसे लेकर काफी नाराज है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों विवादों में घिर गई है पठान। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में है। फिल्म रिलीज होने से पहले शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। इस पर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने निशाना साधा है। मेंदोला ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए। रमेश मेंदोला ने दीपिका पादुकोण के बारे में लिखा है कि पठान में दीपिका भी हैं जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थी। रमेश मेंदोला ने लिखा है कि फिल्म का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इसे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग, यह राष्ट्र का रंग, यह देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण, क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से वेगनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं है। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। पठान पर अयोध्या के संत समाज ने भी आपत्ति जताई है। फिल्म में केसरिया रंग की बिकनी पहनने को लेकर विवाद गहरा गया है। संत समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जहां पर भी पठान फिल्म लगे उस थिएटर को फूंक दो। तपस्वी छावनी पीठाधीश पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि भगवा सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, भगवा सम्मान का प्रतीक है। फिल्म से ये सीन हटा दिया जाए, नहीं तो वेब सीरीज हो या फिल्म, उसके निर्माता, निर्देशक और कलाकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं घोर निंदा करता हूं। भगवा सम्मान का प्रतीक है, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए भगवा में अगर कोई भी अश्लील दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका विरोध होगा। अच्छा होगा कि इस तरह की हरकत कोई न करे और इसको जो है इस सीन को हटा दिया जाए। नहीं, भगवा में अगर इस तरह के लोग सीन करेंगे तो चाहे कोई वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो जो भी उसके जो है तो निर्माता, निर्देशक होंगे और जो भी उसमें आर्टिस्ट होंगे, इसका जो है तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। फिल्मों के बहिष्कार के कई मामले सामने आए हैं और अब फिल्म पठान पर भी विवाद हो रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के कपड़ों को आस्था पर ठेस पहुंचाना बताया जा रहा है। एमपी में भी बीजेपी नेता इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए हत्या जैसी बात का बयान देने पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इधर पटेरिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग अब भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, फिर उन्हें 14 दिन की जेल हो गई। राजा पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है।
एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वहीं पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किन के इशारे पर राजा पटेरिया ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किन के इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेसियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। चुनावी साल, राजा के विवादित बोल कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। फिलहाल पटेरिया को लेकर सियासी उबाल जारी है और अभी शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर नागपुर रूट पर देश की 6वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी। 11 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री ने नागपुर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। छत्तीसगढ़ को मिली इस सौगात का बीजेपी ने जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन इस इवेंट से कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी और अब सीएम बघेल इस पर कई सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ट्रेन के महंगे किराए पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि यह भी कहा कि उन्हें तो इस मौके पर बुलाया तक नहीं गया, आमंत्रण तक नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच देश की 6वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो चुका है, लेकिन पटरियों पर इस ट्रेन की स्पीड के साथ साथ सियासत भी पूरी रफ्तार में है। 11 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाई थी। छत्तीसगढ़ में हर स्टॉपेज पर बीजेपी ने जोरदार जश्न के साथ इस ट्रेन का वेलकम किया। चुनावी सीजन में बीजेपी ने इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र की तरफ से एक बड़े तोहफे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस इवेंट से कांग्रेस ने दूरी बनाई रखी। हालांकि सीएम बघेल हिमाचल में थे, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस मौके पर भी वो भी गेस्ट के तौर पर नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सीएम बघेल ने बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने कहा है कि उन्हें रेलवे ने आमंत्रण नहीं दिया। भारत सरकार के एक विभाग है, रेल विभाग, और उसमें जिस प्रदेश से ट्रेन जा रही है वहां के मुख्यमंत्री सूचना तक नहीं, निमंत्रण कार्ड छपवाना तो बात की बात है, सूचना तक देना मुनासिब नहीं समझे। और एक बार नहीं, ये दूसरी बार घटना है। सीएम ने इस ट्रेन के किराए पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये ट्रेन आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इसका किराया काफी अधिक है। रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
छत्तीसगढ़ की 40 ट्रेनें बंद की ना महीनों से, लेकिन उसके बारे में शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ का सर में उठा लिए। हम भी बधाई देते हैं, अच्छा है, एक नहीं 10 चले। चलिए एक नजर डालते हैं बिलासपुर नागपुर रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस के किराए पर। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर नागपुर के बीच की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन में 2 क्लास है, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास। एसी चेयर कार का किराया 1075 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2045 रुपए है। इस रूट में वैसे तो कई ट्रेनें हैं, लेकिन इंटरसिटी एक्सप्रेस मुसाफिरों में पॉपुलर है। इंटरसिटी एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर की दूरी 7 घंटा 5 मिनट में तय करती है, जो वंदे भारत से करीब 1.5 घंटे ज्यादा है। इस ट्रेन के सेकंड एसी का किराया 1015 रुपए है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर कार से 60 रुपए ज्यादा है। वहीं थर्ड एसी का किराया 730 रुपए है, जो वंदे भारत से करीब 65% ज्यादा है। वहीं स्लीपर का किराया सिर्फ 280 रुपए है। मुख्यमंत्री जी आरोप ही लगाते हैं केंद्र के ऊपर में, और केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि हर स्टेशन में जो गाड़ी रुकी है, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, उनके जनप्रतिनिधि मेयर हो, बाकायदा नाम से सबको उसको आमंत्रित किया गया है। और आमंत्रित करके आपके डोंगरगढ़ से लेकर के जहां छत्तीसगढ़ की सीमा है, तो बिलासपुर में शैलेश पांडे तक, महापौर रामशरण तक इनको आमंत्रण प्राप्त हुआ। कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, इस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन केंद्र के द्वारा जो तवज्जो दी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा तो तवज्जो भी नहीं दी जाती। किराए के इसी अंतर को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी की अपनी दलील है। लेकिन ट्रेन के किराए के अंतर की एक बड़ी वजह है इस ट्रेन की खूबियां। इस रूट पर ये यात्रियों के 2 घंटे का वक्त बचाती है, क्योंकि ये ट्रेन भारत में सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जो 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसे 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसके सभी कोच एसी हैं और ऑटोमेटिक गेट हैं। विमानों जैसी कई सुविधाएं इसमें दी गई हैं। जाहिर है ऐसी आधुनिक ट्रेन के निर्माण, रखरखाव और परिचालन की लागत भी काफी ज्यादा, जिसका असर किराए पर दिखता है। लेकिन राजनीति से इतर ये ट्रेन भारत में हाई स्पीड सफर की दिशा में एक मील का पत्थर है। देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता पर विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने प्रतियोगिता को लेकर सवाल उठाते हुए रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस पर रोक लगा दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली प्रतियोगिता को लेकर हिंदुवादी संगठन के आक्रोश के बाद उसे रोक दिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि परीक्षा की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसे फौरन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। उज्जैन में पैगामे इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाएं। पैगामे इंसानियत सोसाइटी द्वारा की जा रही निबंध प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम युवक युवतियों को ही आमंत्रित किया गया था, जिसमें इन्हें हजरत मोहम्मद के जीवन पर 5 से 10 पेज के अंदर निबंध लिखकर देना था। इसके लिए शहर में 7 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिंक दी गई थी। जैसे ही इसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी थी, उन्होंने आपत्ति जताई। ये प्रतियोगिता पैगाम इंसानियत जो हमारी संस्था है उसके बैनर तले रखी गई थी। इसमें 50 रुपये शुल्क रखा गया था रजिस्ट्रेशन का, और एक किताब उनको दी जाती, 10-15 सफ़े उनको लिखना थे, और वो लिख कर के उनको जमा करना थे, और उसके बाद में वो उस पर हम लोग इनाम देने की बात कर रहे थे। लेकिन चूँकि इसमें कुछ हमारे भाइयों ने एतराज़ किया और प्रशासन ने हमको बुलाया, तो कल से एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसको अभी आप स्थगित कर दो, तो हमने इसको स्थगित कर दिया, अभी इसको निरस्त कर दिया फिलहाल। ये पैगम्बर इंसानियत सोसाइटी के द्वारा उज्जैन शहर में माहौल ख़राब करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी,
इसका बजरंग दल ने पूरा कड़ा विरोध करा है। कल माननीय एसपी साहब को और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये पैगंबर इंसानियत जो है ये मोहम्मद साहब की जीवनी के ऊपर बताया जा रहा है कि इसमें हमारे को बताया जाए, 5 पन्नों का लेख बताया जाए कि इसमें कि मोहम्मद साहब की अच्छाई के बारे में, और इसमें सिर्फ हिंदू ही भाग ले सकते हैं, ऐसा क्यों? फिलहाल इस प्रतियोगिता पर रोक लगा दिया गया है। आयोजनकर्ताओं के भाईचारे का तर्क और हिंदू संगठनों के धर्मांतरण के आरोप सवाल जरूर पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ की तरफ से बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के लिए रोजगार सृजन केंद्र खोला जाएगा। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। संघ के बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रोजगार सृजन केंद्र खोलने पर कांग्रेस ने निशाना साधा और संघ पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो घेर रही है उसका आधार महज राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों की आवाज बनकर रोजगार की मांग के लिए सरकार को घेरती है और विपक्ष के नाते उसका संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह बेरोजगारी के मुद्दे को भुलाने के लिए सरकार और भाजपा के स्तर पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 90 सालों बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई है, वो इन्वेस्टर मीट में इन्वेस्टर की भांति लोगों को रोजगार देने की बेरोजगारों को बात कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देना समाज की भी जिम्मेदारी है। सरकार अपने स्तर से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। यदि संघ या दूसरे सामाजिक संगठन युवाओं की मदद करते हैं तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज भी जो उसकी लगातार परंपरा रही है, सेवा की भावना, शिक्षादान की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सेवा, तो ये तमाम प्रकार के प्रबंध करने का काम अगर संघ ने स्वावलंबन की प्रेरणा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से एक योजना शुरू की है, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? हम सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम तमाम प्रकार के प्रकल्प चला रहे हैं, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। चुनावी साल, रोजगार को लेकर सियासत अपार और वोट की चिंता वाजिब है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रोजगार सरकार की जवाबदेही है या समाज की भी जिम्मेदारी। ये डिबेट का विषय है। तो चुनावी साल में बहुत कुछ याद आता है, कथाएं याद आती हैं, मेले याद आते हैं और तमाम चीज और तीखे बयान भी सामने आने लग जाते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by